अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ इतवार की रात और फरवरी की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और फरवरी की 9 तारीख है। नादरीन, खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, उस पर मैं जिक्र उसका आखिर में करूंगा, लेकिन पहले कुछ ऐसी खबरें जो कि इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत बड़ी खबरें भी हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सोने की कीमतों में बहुत शुबा इजाफा हुआ है। फिर हमने देखा कि चांदी की कीमतों में भी बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया। और अब खबरें ये आ रही हैं, हर तरफ ये पूछा जा रहा था कि आखिर अचानक सोने की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ। एक बड़ी वजह तो उसकी ये बताई जा रही थी कि अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी आ रही है। यानी अमेरिकी डॉलर की जब कीमत कम होती है, तो जितनी भी दुनिया की हुकूमतें हैं, वो अपने नेशनल रिजर्व्स में सोना ज्यादा रखते हैं, क्योंकि सोने की कीमत ज्यादा अच्छी समझी जाती है। क्योंकि डॉलर की जो कीमत है वो कम हो रही है, सोने की बढ़ रही है, तो फिर मुल्क अपने साथ सोना ज्यादा रखना चाहते हैं। लेकिन ममालिक की जानिब से अपने नेशनल रिजर्व्स में सोना रखने की रिवायत ही काफी नहीं है इन कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह। बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह अब यह नजर आ रही है कि शायद चीन की आंटियां इस पे बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। आज अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर छपी है। वो कहते हैं कि चीन में जो आंटियां हैं, यानी जो ज्यादा उम्र वाली खवातीन हैं, उनको सोना रखने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है। और गुज़श्ता साल यानी 2025 में चीन में खवातीन ने 432 मैट्रिक टन सोना खरीदा, और गोल्ड बार्स और मुख्तलिफ तरीकों से खरीदा। और कहते हैं कि चीन की मुख्तलिफ मॉल्स में लंबी लंबी कतारें देखी गई, और आज भी देखी जा रही हैं, क्योंकि सोने की मांग बहुत बढ़ गई। और चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह डॉलर की कदर कम हुई, और जिस तरीके से जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा नजर आई, यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नजर आया, तो इसलिए बहुत सारे लोग, चाहे वो हुकूमतें हों या घराने हों या खवातीन हों, सब यही समझते हैं कि शायद उनकी सबसे महफूज इन्वेस्टमेंट यही मेटल्स हैं, यानी सोना है। और फिर साथ चांदी की भी, क्योंकि चांदी की कीमत थोड़ी सस्ती है। जब सोना बहुत ज्यादा महंगा हुआ, तो फिर चांदी की भी डिमांड बढ़ गई। और सबसे बढ़कर बात, जैसे मैंने अर्ज किया, कि अमरीकी डॉलर का इसमें बहुत ज्यादा हिस्सा है। और फिर साथ जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि अमरीकी हुकूमत जारी करती है और तमाम दुनिया की हुकूमतें जारी करती हैं, तो उनके ऊपर भी मुनाफा कम होने लगा। और सेंट्रल बैंक्स जो हैं, उन्होंने फिर सोना ज्यादा खरीदना शुरू किया। लेकिन साथ चीन की आंटियों को ना भूलिएगा। ये जो सोने की आज आपको कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है, वो इसीलिए है कि ये आंटियां शायद चीन में सोने को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। अब हमने हालिया दिनों में देखा, यानी 30 जनवरी को अचानक सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई आलमी मार्केट में। उसकी भी एक बड़ी वजह थी। वजह यह थी कि डॉलर की कदर या डॉलर मजबूत होने लगा। जो ही डॉलर की कीमत बढ़ने लगी, तो सोने की कीमत गिरने लगी। तो हमेशा के लिए जब आप सोना खरीदें, तो डॉलर पर जरा नजर रखिए। साथ ही हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर के मस्नूई जहानत का दौर है। और मेरा इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है। आप देखते हैं, मैं अक्सर इस पर बात भी करता हूँ, क्योंकि मेरी राय में ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है। ये हमारे हाल को तश्कील दे रही है, और ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगी। और इसीलिए इसमें दुनिया भर की कंपनियां तबाह कर पैसा लगा रही हैं। यानी गुज़श्ता साल कोई 350 अरब डॉलर मुख्तलिफ कंपनियों ने जो मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप करने पर सर्व किए। और इस वक्त अमेरिका में दो काम हो रहे हैं। एक ये कि वो लोग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में महारत रखते हैं, यानी उनके पास ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं कि वो एआई में काम कर सकते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी तनख्वाहों पर नौकरियां दस्तयाब हैं। और दूसरा, वो लोग जो कि टेक्नीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी स्पेशली अमेरिका में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है। बल्कि उनकी किल्लत नज़र आ रही है कई इलाकों में, स्पेशली उन इलाकों में जहां पर के बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। वजह, इस मरतबा यानी 2026 में ख्याल है कि अमेरिका की 5-6 बड़ी कंपनियां, जिनमें अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और ओरेकल शामिल हैं, ये तमाम मजमूई तौर पर 700 अरब डॉलर इन टेक्नोलॉजीज में सर्व करेंगे। ये इन्वेस्ट करेंगे इन टेक्नोलॉजीज में, स्पेशली रिसर्च में और नए डेटा सेंटर्स के कयाम में। अब डेटा सेंटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जो जो ये टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, जो जो इस मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी में आपको नए रंग नजर आ रहे हैं, तो ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब वहां पर उसकी कंप्यूटिंग पावर बढ़े। यानी
पीछे जितने कंप्यूटर सिस्टम्स लगाए हुए हैं, जितने माइक्रो चिप्स लगाए हुए हैं, वो जितने ज्यादा होंगे उतनी तेजी से वो हिसाब किताब करते हैं और आपको स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में आपको जवाब देते हैं। वजह यह है कि उसके पीछे हजारों एकड़ पर वसी जो डेटा सेंटर्स हैं वो हैं, जहां से ये इत्तलात आपको चंद ही सेकंड्स में मिलती हैं। इस दौड़ में बहुत कंपनियों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट कर रही हैं। जिसकी मैं मिसाल दूं, ओपन एआई की, जो बहुत बड़ी एआई की कंपनी है। उनको कहते हैं कि इस जो दिहाई के आखिर तक तकरीबन $100 अरब का नुकसान होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि जो जो ये डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, जो जो इनका कयाम अमल में लाया जा रहा है, तो उससे एक और मसला बन रहा है। यहाँ पर एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि बिजली नहीं पूरी की जा सकती। यहाँ पर जितने भी अमेरिका के बिजली पैदा करने के वसाइल हैं, वो इस वक्त ओवर स्ट्रेच्ड हैं, और यहाँ पर जो बिजली की कीमत है वो भी महंगी से महंगी होती चली जा रही है। और इसके लिए अब नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जा रहा है कि सस्ती बिजली पैदा करने के जराए भी पैदा किए जाएं, नई टेक्नोलॉजीज को सामने लाया जाए। इस पर मैं कभी बात भी करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। लेकिन साथ ही एक और मसला भी हुआ है कि इसमें माइक्रोचिप्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और माइक्रोचिप्स की मांग हर तरफ है, चाहे वो गाड़ियां हों या सेल फोन्स हों या कोई कंप्यूटर्स हों, हर एक चीज में आपको जो माइक्रोचिप्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हो ये रहा है कि माइक्रोचिप्स कम दस्तयाब हैं, और ये कि उनकी कीमत बढ़ रही है। अब इसका असर क्या होगा? ख्याल ये है कि इसके नतीजे में जिस तरह जो आईफोन्स इस वक्त जिस कीमत पर हम खरीद रहे हैं, और जिस तरीके से हम अपने मैक या दूसरे एप्पल के कंप्यूटर्स और दूसरे कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, उनमें शायद उनकी कीमत बढ़े, क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो चिप्स हैं उनकी कीमत बढ़ रही है। जो आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक सिर्फ 2025 में नए डेटा सेंटर्स के कयाम पर जितना पैसा खर्च किया गया, वो उससे पहले साल यानी 2024 की निस्बत 32% ज्यादा था। जबकि एआई ड्रिवन डिमांड, यानी जो कंस्ट्रक्शन की डिमांड है, जो डेटा सेंटर्स के लिए जरूरत है, नए डेटा सेंटर्स के कयाम के लिए, तो उसके लिए जो वर्क फोर्स या अफरादी कुव्वत चाहिए वो कम से कम 5 लाख मजदूर हैं, और बहुत सारी जगहों पर उसकी कमी है। यानी आपको इलेक्ट्रिशियंस मुश्किल से मिल रहे हैं ऐसे इलाकों में जहां पर के डेटा सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जा रहा है। तो गोया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक तरफ हमारी जिंदगियां तब्दील कर रही है और बहुत तेजी से तब्दील कर रही है, और तो दूसरी तरफ इसकी कॉस्ट भी है, और वो कॉस्ट शायद कई हवालों से सामने आएगी। अभी तो ये इब्तिदा है, अभी देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या आता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी और काफी हैवी होगी। अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जानिब। ज़ाहिर है हर तरफ है, आप लोग उसको फॉलो करते रहे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त उस पर व्लॉग कर भी चुके हैं कि पीटीआई का एहतजाज, यानी दो बड़े वाकयात जो है वो गुज़श्ता चंद दिनों से शह सुर्खियों में थे। एक, पीटीआई का एहतजाज 8 फरवरी का, यानी जो 8 फरवरी के इंतखाबात थे 2 साल पहले, जिस तरीके से उनके नताइज तब्दील किए गए, जिस तरीके से उन नताइज के हवाले से रिपोर्ट्स बनाई गई और उन रिपोर्ट्स को दबाया गया, तो उसके बाद हमेशा सवालात उठते रहे। हमेशा हर शख्स ये उंगली उठाता रहा कि ये इंतखाबात शफाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात थे, जहां पर के पूरी दुनिया के सामने वोट चोरी किया गया और एक गैर मुंतखब हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया गया। आ, वो तो अब 2 साल पुरानी कहानी है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान ने देखा उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों के तजिए सुन रहा था। कोई कह रहे थे कि ये नाकाम हो गई है, ये जो एहतजाजी कॉल थी। कोई कह रहे थे कि ज्यादा शटर डाउन नहीं हुआ। कोई कह रहे थे जहां हुआ उसकी वजह ये थी कि संडे था, संडे को तो बाजार बंद होते हैं। लेकिन ये आर्गुमेंट उन जगहों के लिए नहीं था जहां पर के बाजार खुले थे। यानी अगर जहां पर एहतजाज नाकाम हुआ तो वहां पर शायद संडे नहीं था। तो बहरहाल हर किस्म के आर्गुमेंट्स हमें देखने को मिले। मैं इन आर्गुमेंट्स के ऊपर बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आप जिससे पूछेंगे, जाहिर है वो अपने हक में जो उसकी राय है उसके मुताबिक ही आपको जवाब देगा। तो लिहाजा तमाम राय का एहतराम करते हुए सिर्फ ये देखें कि हड़ताल की नौयत क्या थी। तो एक तो शटर डाउन था, दूसरा पहिया जाम था, तीसरा शाम को मशाल बरदार रैलियां थीं और टॉर्च लाइटिंग की तकारीब थीं, और पुरअमन एहतजाज। ये बुनियादी तौर पर जो एहतजाज का तरीका अपनाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो तहरीक है जिसकी सरबराही महमूद खान चगरई कर रहे हैं, उनकी जानिब से यह तरीक़ाकार अपनाया गया। और इसका जो असर था, अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से देखें तो महदूद था। अगर आप सूबों के लेवल पर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो इत्तलात आ रही हैं तो वो ये है कि जुजवी था। जो पंजाब है, स्पेशली लाहौर, फैसलाबाद वगैरह, वहां पर हड़ताल का असर बहुत सारे इलाकों में ना होने के बराबर था। बाजार खुले थे,
बावजूद इसके कि संडे था, और वो लोग जो कि इस बात पर यानी आर्गुमेंट कर रहे थे कि जनाब संडे को तो बाजार बंद होते हैं, तो ये तो खुले थे लाहौर वगैरह में, जबकि सिंध स्पेशली कराची में मुकम्मल तौर पर कहते हैं कि मामूल से कारोबार चल रहा था। हड़ताल वहां पर कहते हैं कामयाब नहीं थी, लेकिन सिंध के चंद शहरों से ऐसी इत्तलात जरूर हैं कि शायद वहां पर कुछ एहतजाज और हड़ताल हुई है। शायद अगर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बाद कोई बड़ी हड़ताल और एहतजाज नजर आया तो वो बलूचिस्तान में नजर आया, कोयटा में और दूसरे इलाकों में जो कि जुजवी तौर पर बंद रहे। गिलगित बल्तिस्तान से भी इत्तलात हैं कि वहां पर भी काफी बड़े एहतजाज हुए हैं, काफी जगहों पर दुकानें वगैरह बंद थीं। इस्लामाबाद में इस एहतजाज का जो असर था वो इंतहाई महदूद था। बाजार और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहे थे। तो वो लोग जो कि आर्ग्यू कर रहे थे कि जनाब ये एहतजाज इसलिए नाकाम था कि बाजार तो बंद होते ही हैं संडे को, तो फिर वो लोग आर्गुमेंट ये भी देते थे कि जी देखिए लाहौर तो खुला था, तो वो अपनी ही बात की नफी कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि ये जो इत्तलात हैं वो ठीक है कि कहीं पे जज्वी था, कहीं पे मुकम्मल था, कहीं पे कुछ इलाके बिल्कुल बंद थे, कुछ इलाके नहीं थे बंद, ये बात सही है। लेकिन ताजिर तंजीमों ने कुछ इलाकों में इसकी मुखालफत भी की, क्योंकि महंगाई का दौर है और हर कोई इतना नुकसान बर्दाश्त करने की ना अहलियत रखता है और ना इसके लिए तैयार था, और ना फिर उनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था, या ना फिर वो इस हक पे थे कि वो इस एहतजाज के जरिए पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सकते हैं, उसका इसमें यकीन ही नहीं है। जबकि इसके बरक्स पीटीआई का दावा है कि इनका ये जो एहतजाज है ये तारीखी था, कामयाब था, और इसमें अवाम ने रजाकाराना तौर पर शिरकत की, ये उनका दावा है। अब ये जो कुछ हमने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान देखा, इसने कई सवाल पीछे छोड़े हैं। मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पूरे मुल्क में पहिया जाम की क्या कोई तवक्को कर रहा था? मेरी राय में सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी थी जो तवक्को कर रही थी कि मुकम्मल पहिया जाम होगी, और वो पाकिस्तान की अपनी हुकूमत थी, जिसने कि रावलपिंडी में जो हमारी जो बस सर्विस है, वो उन्होंने ट्रांजिट सिस्टम को कहते हैं बंद कर दिया था, क्योंकि उनको खौफ था कि सब कुछ बंद होगा। तो एक तो खौफ उनको था। पीटीआई को इसकी तवक्को थी। मैं बहुत सारे पीटीआई के लीडरान को सुन रहा था, वो कहते हैं जी हमें तो इतनी तवक्को नहीं थी, हमारी तवक्कुआत से ज्यादा हमें जो है लोगों की जानिब से रिस्पॉन्स मिला है, तो वो इससे बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। लेकिन आप जिससे जो पूछेंगे जाहिर है वो अपनी एफिलिएशन और सोच के मुताबिक उसका जवाब देगा, लेकिन मैं ओवरऑल इस रिस्पॉन्स को चार हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ कि चार तरीकों से इसका रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तानी अवाम को सियासी लिहाज से मैं इस एहतजाज के हवाले से चार हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक वो जो कि रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, और या जिन्हें अपने मुआश की फिक्र है, यानी वो नहीं चाहते कि अपनी यानी मजदूरी को नुकसान पहुंचाएं या बिजनेस को नुकसान पहुंचाएं, लिहाजा उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। दूसरे वो जो कि नजरियाती तौर पर जो है किसी न किसी सियासी जमात के साथ उनका नाता अपना नाता जोड़ते हैं, और इसी के मुताबिक अपने सियासी फैसले करते हैं, और इसीलिए उन्होंने आज अपनी शटर डाउन किए, कई इलाकों में नजर आए, एक जगह पे नहीं दसियों शहरों में नजर आए। तीसरा वो जो इस निज़ाम की नाकामी से दिल बर्दाश्त होकर साइड पर बैठ गए। वो कहते हैं कि ना पीटीआई कुछ कर सकती है, ना मौजूदा हुक्मरान टोला कुछ कर सकता है, लिहाजा बस हम आराम से साइड पे बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। और चौथा वो तबका है जो मराहत याफ्ता है, वो तबका जो इस निज़ाम को अपने हाथों से इसने जकड़ा हुआ है और इससे मुकम्मल फायदा उठा रहा है, फैज़याब हो रहा है। चौथा तबका वो है, लिहाजा वो हमेशा ऐसा खेल खेलते हैं कि वो आपके साथ भी हैं, आपके खिलाफ भी हैं, दोनों तरीके से, क्योंकि वो एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर वो अपना किरदार अदा करते हैं, और हमेशा वो नुकसान का कारोबार करते ही नहीं जब बात सियासत की आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और देहातों में यही तबकात बोले। कोई सड़कों पर निकला, किसी ने अपनी दुकान के शटर डाउन किए, और किसी ने अपने बेडरूम में पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्में देखी, और साथ दोस्तों के साथ गपशप लगाई और इस निज़ाम को गालियां दी। तो आपको ये तमाम रवैये नजर आए जो कि हमारे समाज की अक्कासी भी करते हैं। पीटीआई की ओवरऑल कारकर्दगी को अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा हौसला अफजा है, बहुत सारों के लिए बहुत ज्यादा मायूस कुन है, बहुत सारों के लिए कुछ ज्यादा दिल गरमा देने वाली नहीं है। मेरी भी यही राय है कि ओवरऑल पीटीआई की परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी नहीं थी, क्योंकि पीटीआई पाकिस्तान की वो सियासी जमात है जो अपने आप को सबसे बड़ी जमात कहती है। वो ये नहीं कहती कि पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। यहाँ पर पीटीआई के अलावा मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट बैंक है, शाहबाज नवाज शरीफ साहब, शाहबाज शरीफ साहब, इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, और पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसी तरह मौलाना साहब का बहुत बड़ा वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप जितनी जमातें कहें, हर एक का अपना महदूद पैमाने पर या बड़े पैमाने पर वोट बैंक है।
لہذا اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے اس احتجاج کے نتیجے میں پورا پاکستان بند ہو جائے گا، تو پاکستان امریکہ تو ہے نہیں کہ جہاں پر آئس کی ریٹس کے خلاف امریکی اس یعنی پولیٹیکل ایفیلیشن کو سائڈ پر رکھ کر قوم کے مفاد میں نکلتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے ہاں کچھ لوگ پاپ کارن کھا کر، فون پر جو ہے باتیں کر کے، گپے لگا کر یا فلمیں دیکھ کر دن گزارتے ہیں، یا پھر کچھ سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ کچھ پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہیں اور کچھ کسی کے ساتھ نہیں، وہ صرف نظام کا اور نظارہ کرنے والے ہیں۔ تو یوں میری رائے میں پی ٹی آئی کی جو اوور آل کارکردگی تھی وہ بالکل مایوس کن نہیں تھی، لیکن یقیناً دل گرما دینے والی بھی نہیں تھی۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو ایکسپیکٹ بھی کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا موڈ عوام کا بالکل مختلف ہے۔ تاہم پی ٹی آئی نے آج ایک بات ضرور ثابت کی، وہ یہ کہ یہ پاکستان کی ایسی جماعت ہے کہ جو پاکستان کے اندر جزوی طور پر پاکستان کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا محدود پیمانے پر پاکستان کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا پاکستان کے چند حصوں اور شہروں کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اس سے بڑی صلاحیت اس کی ملک سے باہر ہے، جو آج سویڈن کی سڑکوں پر بھی دیکھی گئی، جو نیو یارک کے جو سب زیرو ٹیمپریچرز میں بھی دیکھی گئی۔ -17 تھا آج دن میں یہاں پر ٹیمپریچر، اور آج بھی ٹائم سکوائر میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لندن کی سڑکوں پر بھی دیکھی گئی، اور آسٹریا، آپ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں دیکھیں، کینیڈا میں، ہر جگہ پہ آپ کو لوگ سڑکوں پر نظر آئے۔ کیا پاکستان میں کوئی اور سیاسی جماعت ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میری نظر میں تو یہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ یہاں پر تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف پارٹیوں کے جب لیڈران آتے ہیں تو لوگوں کو کھانوں پر بلا کر ان سے ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف تو یہ پی ٹی آئی کا احتجاج تھا، جس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے پیش کی، اور ساتھ پھر ایک اور بہت بڑا پروگرام بھی تھا، اور وہ بسنت کا تھا، جس پر کہ پنجاب کی حکومت نے اربوں روپے صرف کیے، بڑی اشتہاری کیمپین چلائی، دنیا بھر کے ڈپلومیٹس کو لاہور دعوت دی گئی، اور وہاں پر انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے بسنت کو منایا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود رہے، اندرون شہر کسی چھت پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے دوست احباب اور جو لیڈران تھے وہ بھی شامل تھے، اور وہاں پر وہ پتنگ بازی کر رہے تھے، جس میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ہاں، البتہ ان کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض تھا، اور اعتراض آج بھی ہے اور وہ جائز ہے، وہ یہ ہے کہ جب لاہور کی سڑکوں اور چھتوں پر یہ ناچ گانے ہو رہے تھے، تو لاہور سے چند سو کلومیٹر دور راولپنڈی اور اسلام آباد اور دوسرے علاقوں میں ان لوگوں کے جنازے پڑھائے جا رہے تھے، ان کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا، جنہوں نے کہ اسلام آباد کی امام بارگاہ میں خودکش دھماکے میں اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ کاش کہ یہ لوگ یہ بسنت بھی مناتے، ایک تہوار ہے اور بالکل منانا چاہیے، لیکن یہ وہاں پر بھی پہنچتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہنچتے، ان کی پارٹی وہاں پہنچتی، ان کے لیڈران وہاں پہنچتے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ اور لگا یہ کہ شاید لاہور میں ہونے والا یہ بسنت کا میلہ بنیادی طور پر پاکستان کی اشرافیہ کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ پاکستانی جو کہ بم دھماکوں میں جو اپنی جانیں گنواتے ہیں، ان کا پوچھنے والا کم از کم نظر نہیں آ رہا تھا، اور اسی لیے اعتراض اٹھ رہا تھا۔ ورنہ میری رائے میں بسنت کا تہوار منانا چاہیے، ایک اچھا تہوار ہے، یہ پاکستان کی ہماری اوور آل ثقافت کی عکاسی کرتا ہے، لاہور کی ایک رچ ثقافت ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سیف طریقے سے آبزرو کریں، سیلیبریٹ کریں، تو یہ ایک بہت اچھا آپ کو یعنی ٹورزم کو بھی بہت پروموٹ کر سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کوئی، اس میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کاش کہ وہاں پر تھوڑا یہ انڈیفرنس نظر نہ آتا جو کہ ہمیں نظر آیا، اور اسی پر سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں۔ اور اب چلتے ہیں آج کے آخری موضوع کی جانب، اور وہ بنگلہ دیش کا ہے۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو انتخابات ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جنوبی ایشیا میں حالیہ دنوں میں یا حالیہ مہینوں میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، ان میں بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات شاید اہم ترین انتخابات ہیں۔ ان پر نظر بھارت کی بھی ہے، پاکستان کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے، چین کی بھی ہے، دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک انتہائی اہم ملک ہے، اسٹریٹجیکلی بہت اہم ملک ہے، اچھی بڑی معاشی قوت بن رہی ہے، اور یہ کہ یہاں پر انسٹیبلٹی رہی ہے، یہاں پر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہاں پر حسینہ واجد کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی، جو تقریباً 1.5 دہائی تک یہاں پر رہی، اور پھر اس کے بعد جب عوام اٹھے اور ان کو ملک چھوڑنا پڑا، تو اس کے بعد اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں، ایک ایسے وقت جب ان انتخابات پر شیخ حسینہ واجد کا سایہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ شاید یہ زیادہ آزادانہ طریقے سے ہوں۔
اور اس میں اس وقت تک جو اطلاعات ہیں، یعنی 2009 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں پر حقیقی الیکشن ہونے والے ہیں بنگلہ دیش میں، یہ عام رائے ہے۔ اور یہاں پر ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو BNP جو ہے، اس کی جیت کے امکانات بہت زیادہ واضح ہیں۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق الرحمان شاید بنگلہ دیش کے نئے پرائم منسٹر بنے۔ طارق الرحمان کی BNP نے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کی 300 نشستوں میں سے 292 پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، اور ان کو امید ہے کہ وہ ان میں سے اکثریت جیتیں گے اور حکومت وہی بنائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں حکومت کس کی آتی ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم انتخاب ہے اور اس پر نظر بھی رہے گی، اور میں آپ کے سامنے اپنی رائے بھی پیش کرتا رہوں گا۔ صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ٹریڈیشنلی BNP جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے، اگر طارق الرحمان جیتتے ہیں تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی۔ کیا بھارت کے لیے بھی یہ اچھی خبر ہوگی؟ اس سوال کا جواب میں اپنے بھارت میں بیٹھے دوستوں سے مانگوں گا کہ اگر وہ کامنٹ پہ لکھیں کہ بھارت میں اس حوالے سے کس قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔